राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 65 वर्षीय मोहन लाल जी आधी रात को अपने कमरे का दरवाजा खोल बहू बेटे के कमरे के पास आ जाते हैं। पेट में हाथ लगाए हुए, कमर से झुके हुए, कराहते हुए वह बेटे बहू का दरवाजा ठकठकाने लगते हैं। अंदर से बहू कहती है, यह कौन है जो दरवाजा आधी रात को ठोक रहा है? बेटा कहता है, कौन है? बाहर से आवाज आती है, बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। पेट में बड़े जोरों की तकलीफ हो रही है। बेटा जरा दरवाजा खोल, मेरा तबीयत बहुत खराब हो रहा है। राकेश कहता है, पापा आधी रात को आप जगा रहे हो, सुबह ऑफिस भी जाना है, सो जाओ, सुबह आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं बेटा, काफी समय से उल्टी और दस्त चालू हो गया है, हालात बहुत खराब है, सुबह तक लगता है बच नहीं पाऊंगा अभी। राकेश अपनी पत्नी मीना को जगाकर कहता है, उठना, क्या खिला दिया ऐसा पापा को कि पापा को उल्टी दस्त चालू हो गया है? मीना गुस्से में कहती है, मैंने कहा था ना तुमको कि पापा को दूध मत दो, दूध दे दिया, उन्हें इस उम्र में दूध नहीं पचती, इसीलिए तो मैं उन्हें दूध में पानी डालकर देती हूँ। लेकिन तुम तो अपने पिता को गए और प्योर दूध निकाल कर दे दिया। अब जाओ, तुम ही उनकी सेवा करो, मुझे सोने दो, पूरा दिन घर का काम करती हूँ, रात को भी 2 पल चैन से सो नहीं पाती। यह कहकर वह फिर से सो गई चादर ओढ़कर। राकेश बोला, पापा किचन में जाओ, नींबू और पानी पी लो। मोहनलाल जी को नींबू पानी पीने के लिए किचन में जाना पड़ा। मोहनलाल जी एक समय में पोस्टमैन हुआ करते थे। घर घर जाकर लोगों की चिट्ठियां, अच्छी बुरी खबर पहुंचाया करते थे। मोहनलाल जी की शादी उनके ही गांव को छोड़कर दूसरे गांव में हुई थी। मोहनलाल जी की पत्नी सावित्री जी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की औरत थी। गांव में उनका अच्छा मान सम्मान था। मोहनलाल जी को पूरे गांव भर के लोग जानते थे, क्योंकि वह गांव में ऐसा कोई ना हो जिसके घर आना जाना ना हो। मोहनलाल जी बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मोहनलाल जी के जीवन में राकेश आया। राकेश को पुत्र के रूप में पाकर मोहनलाल जी और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। राकेश को पढ़ाने लिखाने के लिए अपने ही शहर के स्कूल में भेज दिया। राकेश पढ़ लिख कर बहुत ही काबिल लड़का बन गया। मोहनलाल जी और उनकी पत्नी जितनी भी तनख्वाह आती थी, उसमें से बचत करके अपने बेटे का भविष्य सुधारने को कोशिश करती रही। धीरे धीरे उनका बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया। मोहनलाल जी ने अपने बेटे की शादी की भी चिंता जताई। तो एक दिन राकेश ने कहा, पापा मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया है और उसके माता पिता को भी सारी बातें मालूम है, सिर्फ आप लोगों को ही बताना रह गया था। तो सावित्री जी ने कहा, बेटा मुझे क्यों नहीं बताया, पहले अपने ससुराल वालों को बता दिया, अब इतना लेट हो गया है, फिर अब मिला जल्दी से लड़की को। उसी दिन राकेश मीना को अपने घर लेकर आ गया। जब मीना पहली बार अपने सास ससुर से मिलने आई थी, तो एक सुंदर से सलवार सूट और दुपट्टे से अपना सिर ढकते हुए सास ससुर के पैर पड़ी थी। मोहनलाल जी और सावित्री जी को लगा कि बहुत ही संस्कारी लड़की है, बहुत ही अच्छी। देखते ही उन लोगों ने लड़की को पसंद कर लिया। और फिर लड़की के घर वालों को सब पता ही था, वह तो पहले से ही राजी थे, इसीलिए जल्दी से राकेश का ब्याह भी हो गया। अब मीना बहू बनकर घर पर आ गई थी। सावित्री जी घर की सारी बातें, घर के सारे नियम कानून सिखाते हुए बहू को एक एक बात सिखाती जाती थी। समय गुजरता गया। एक दिन सावित्री जी की तबीयत खराब हुई। उन्हें भी उल्टी दस्त की बीमारी लग गई। रातों दिन वह उल्टी दस्त करते करते उनके शरीर में पानी की कमी हो गई। हॉस्पिटल में ले गए, एडमिट किए, लेकिन डॉक्टर ने बताया इन्हें कालरा हो गया है। अब इन्हें इलाज से कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि वह अब एक तो बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर में इतना जल्दी पानी सूट नहीं कर रहा था, चढ़ नहीं रहा था उनके। कितनी कोशिश करने के बाद भी उनके शरीर में सही तरीके से पानी नहीं चढ़ पाया और हॉस्पिटल में एडमिट रहते ही सावित्री जी दुनिया को छोड़कर चली गई। बड़े दुख की बात, मोहनलाल जी अपनी जीवन संगिनी के दुख को भुला नहीं पाए। समय गुजरता गया। इधर घर की मालकिन मीना बन बैठी। सास के जाते ही अब सारी घर की जिम्मेदारी
घर की सारी मालकिन वही बन गई थी। मोहनलाल जी की ऐसी नहीं थी, पेंशन भी आती थी और राकेश भी अच्छा खासा कमाता था। लेकिन मोहनलाल जी ने कभी अपने पेंशन के बारे में नहीं पूछा। उसने तो एटीएम अपने बेटे को ही दे रखा था। माँ जब जिंदा थी तो राकेश बहुत ही ईमानदार और एक अच्छा सुपुत्र साबित हुआ था। वह सारी घर की जिम्मेदारियां, यहाँ तक कि वह कितना कमाता है सब कुछ हिसाब अपनी माँ को देता और साथ में पिता की पेंशन की भी सारी जानकारी देता। लेकिन जब से उसकी शादी हो गई थी, ना तो वह अपने पैसे बताता और पिता की पेंशन भी लाता, कब कहाँ खर्च हो गए कोई हिसाब नहीं। सावित्री जी ने भी कभी हिसाब नहीं पूछा और उनके जाने के बाद अब मोहनलाल जी भी अपने बेटे से कोई हिसाब लेना उचित नहीं समझे। अब तो बहू बेटे का ही घर है, उनका जीवन बचा ही कितना है। उन्होंने सोच लिया था कि ऐसे ही जिंदगी गुजार देंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन मोहनलाल जी अपनी पत्नी को नहीं भूल पाए। अपनी पत्नी के दिए हुए साथ, उनकी की हुई सेवा। पत्नी के जाने के बाद मोहनलाल जी की यह पहली दिवाली थी जो अकेले मनानी पड़ रही थी। मोहनलाल जी तो बाहर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनका 8 साल का पोता था जो उन्हें जबरदस्ती कहने लगा, दादाजी आप मेरे साथ आइए ना, मैं पटाखे जलाऊंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, सब लोग बाहर पटाखे जला रहे हैं, प्लीज दादाजी आप चलो ना मेरे साथ। मोहनलाल जी अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। उस पोते में उनकी जान बसती थी। वह पोता भी अपने दादाजी को दोस्त और अपना सब कुछ समझता था। दादाजी के अलावा उसने किसी को अपना खास दोस्त नहीं बनाया था। इसीलिए वह मोहनलाल जी का हाथ पकड़ अपने साथ बाहर लेकर चला गया। मोहनलाल जी अपने पोते के साथ अपनी पत्नी के गमों को भुलाकर उसकी खुशियों में शामिल तो हो गए, लेकिन कुछ बच्चों ने एक साथ से कई पटाखे की लड़ी जला दी। मोहनलाल जी वहीं पटाखे के पास खड़े रहे। मोहनलाल जी का पोता आकर उनके पीछे छुप गया। मोहनलाल जी उसे संभालते रहे, लेकिन एक साथ कई पटाखों की लड़ी जली और अचानक से कुछ पटाखों की चिंगारी आकर उनकी दोनों आंखों में पड़ी। मोहनलाल जी तिलमिला गए। उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। पोता पीछे से अब दादाजी के सामने आ गया। क्या हुआ दादाजी? अब तक उनकी आवाज सुनकर वहां आसपास जो लोग पटाखे जला रहे थे वह भी आ गए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तुरंत रिंकू अपने पापा और मम्मी को बुलाकर लाया। पापा मम्मी, दादाजी के आंखों में जलते हुए पटाखा उदककर पड़ गया है। दादाजी जोर से चिल्लाए रो रहे हैं। अब तक राकेश भी आ गया और अभी तक आंखों से हाथ नहीं हटा रहे थे मोहनलाल जी। राकेश अपने पिताजी को तुरंत अपनी कार में बिठाया। रिंकू और उसकी पत्नी सहित हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में काफी चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, इन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें काफी पैसों का खर्च होगा। यह सुनकर तो राकेश बिल्कुल सहम-सा गया। कितना पैसा? डॉक्टर ने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, 3 लाख के आसपास खर्च होगा। यह सुनकर पत्नी भी राकेश की तरफ देखती रह गई। राकेश ने कहा, फिलहाल तो हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं हैं। आप जल्दी से कुछ दवाइयां दीजिए ताकि पापा की आंखों की जलन कम हो जाए, दर्द कम हो जाए। हम पैसे की व्यवस्था करके जल्दी ही इनके आंखों का ऑपरेशन करवा देंगे। यह कहकर राकेश अपने पिताजी को घर लेकर आ गया। कई दिनों तक काफी दर्द होता रहा। मोहनलाल जी से आंखें खोलने को नहीं होता। यह दीपावली में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। मोहनलाल जी काफी परेशान थे। अब जब उन्होंने पहली बार आंखें खोली तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत रोए, अपने पोते रिंकू को आवाज दिए, रिंकू मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेटा। रिंकू को हाथ रख रख कर उसके सिर पर उसके गालों को सहलाते हुए उसे सीने से लगा लिए। मेरा बच्चा, अब मैं तुझे कभी नहीं देख पाऊंगा। रिंकू ने कहा, दादाजी डॉक्टर ने कहा है कि आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा, फिर आप सब कुछ देख पाएंगे। मोहनलाल जी ने कहा, मेरी आंखों का जल्दी से ऑपरेशन करवा दे बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं अपना बचा हुआ जीवन कैसे गुजारूंगा? मैं वह इंसान हूँ जो एक साइकिल लेकर पूरे गांव में घूमता रहता था
अब मैं एक जगह बैठकर कैसे गुजारा करूंगा। राकेश ने भी आश्वासन दिया, पापा जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पैसे की बात थी। धीरे धीरे मोहनलाल जी एक लाठी के सहारे से उठने बैठने लगे। यहाँ तक कि वह एक कमरे में ही अब बंद पड़े रहते। उन्हें कुछ चीज की जरूरत होती तो आवाज देते, बहू मुझे ये लाकर दे दे। बेटा राकेश घर पे है कि नहीं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन घर में चहल पहल और बच्चों की आवाज से मालूम पड़ता कि घर में सब कुछ है। खाना बनता तो खुशबू से मालूम पड़ता। मोहनलाल जी अब सब कुछ हाथों से पकड़ पकड़ कर ठठोल कर लाठी के सहारे ही गुजारा करते। बहू तो कुछ दिनों तक ससुर की सेवा करने में तकलीफ नहीं जताई। वह उन्हें समय पर खाना ले जाकर दे देती, पानी दे देती। वो उनका पोता रिंकू उनके आसपास जाता, उनके पास बैठता, उन्हें कहानी सुनाने को कहता। मोहनलाल जी अपने वे पोते रिंकू के साथ रहकर ही अपना खुशी ढूंढ लेते थे। धीरे धीरे समय और गुजरता गया। अब मोहनलाल जी बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। वह दूसरों के आस पर टिके। अब यह सब मीना को खलने लगा था। उसने पहले तो खूब अच्छा होने का बहाना किया। अब उसने देख लिया था कि राकेश उसकी मुट्ठी में हो गया है। अब सब कुछ उसके कब्जे में है, घर के पैसे और घर का मालिक बेटा रहा उसका पति। बस अब उसे क्या चाहिए था। उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अब ससुर को खाने पीने की हर चीजें देना बंद कर दी। एक दिन सुबह सुबह चाय बन रही थी तो मोहनलाल जी ने कहा, बहू सुबह जल्दी चाय दे दिया करो, मेरी आदत हो गई है। जैसे ही मैं ब्रश करके आता था तो सावित्री मुझे चाय लाकर दे देती थी। उसी ने मेरी आदत बिगाड़ रखी है। ब्रश करते ही मुझे चाय की लत लग गई है। हाँ बहू, और चाय के साथ थोड़ा बिस्किट या कि कोई नमकीन होगा तो दे देना। मोहनलाल जी की बात सुनकर मीना गुस्से से भड़क गई। वह कप में चाय लेकर ससुर के पास गई और टेबल पर रख दिया। लो बाबूजी चाय पी लो। अभी ना नमकीन है ना बिस्किट है। जब देखो तो तुमको खाने खाने की पड़ी रहती है। मुझे तो 100 काम है। थोड़ा मुंह बंद करके भी बैठे रहा करो। जब देखो आवाज देते रहते हो। और तुमको नमकीन का कैसे पता चला कि घर में नमकीन है? कल ही तो लाई हूँ। मेरी सहेलियां आने वाली हैं और कुछ दिनों के बाद रिंकू का जन्मदिन भी है। थोड़ा थोड़ा चीजें इकट्ठा कर रही हूँ। मोहनलाल जी ने कहा, कल रिंकू नमकीन खा रहा था। वह बताया, दादाजी मम्मी नमकीन लाई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी टेस्टी नमकीन है, थोड़ा सा मुझे भी दे देती। मेरे मुंह में पानी आ रहा है सुनकर। लेकिन मीना अपने ससुर को नमकीन नहीं देती। कहती है कि जब तुम ज्यादा इधर उधर का तेल वाली बनी चीजें खा लेते हो तो तुम्हारा पेट भी खराब हो जाता है। फिर तुम्हें बार बार पकड़कर बाथरूम तक ले जाना पड़ता है। बड़ी समस्या होती है। अब तुम खाने पीने में रोक लगाओ और चुपचाप इसी कमरे में बैठे रहा करो। पूरा दिन मुझे आवाज मत दिया करो। मेरे पास 100 काम होते हैं। सोती रहती हूँ तो भी तुम आवाज देते हो। पेट भरा रहता है तो भी चिल्लाते रहते हो। मैं तो तंग आ गई हूँ। यह सुनकर मोहनलाल जी को आज बहुत तकलीफ हुआ। आज उनकी पत्नी होती तो उनका साथ देती। आज उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था तो उनकी पत्नी कहीं न कहीं से उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाती। चाहे तो वह अपने सारे जेवर ही बेच देती। लेकिन आज तो पत्नी के सारे जेवर, उनके मिलने वाली पेंशन और बेटे की कमाई सब कुछ बहू के हाथ में था। बहू कुछ देने को तैयार ही नहीं थी। मोहनलाल जी बड़े दुखी मन से वही चाय पी लेते हैं और फिर चाय पिए हुए अभी उन्हें दोपहर के 1:30 बज चुके थे। सिर्फ एक कप चाय। पेट में बड़ी भूख लग रही थी। मोहनलाल जी आवाज देने लगे, बहू दोपहर हो गई है, दिन काफी चढ़ गया है, मुझे भूख लग रही है, गोलियां भी खाता हूँ और थोड़ी सी चाय पीकर पेट में बहुत जलन हो रही है, कुछ बना हो तो दे दे। ससुर की आवाज सुनकर मीना बाहर आई और कहने लगी, आज रविवार का दिन है, तुम्हारा बेटा भी घर पर है, किसी काम से बाहर गया है। अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया है और तुम्हें भूख भूख चिल्ला रहे हो। रुक जाओ, पहले सबको खाना खाने दो फिर देती हूँ। यह कहकर वह किचन में गई और देखी
कि शाम की बासी रोटी पड़ी थी, तो वह बासी रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी ले जाकर नीचे थाली पटक दी। ससुर अपने चारपाई से उतरे और नीचे जमीन में हाथ सरकाकर थाली ढूंढने लगे। जब उन्हें थाली मिल गई तो फिर से वह हाथों के सहारे से थाली में देखे तो 2 रोटी थी। हाथों से उन्हें पता चल रहा था कि रोटी काफी कड़क हो गई है, शायद खुली ही किचन में पड़ी थी। फिर सब्जी को भी देखा, थोड़ी सी ही सूखी सब्जी थी, आलू की भुजिया, शायद बहू ने सुबह नाश्ते में बनाया होगा पराठे के साथ, लेकिन अब बासी रोटी के साथ उसे कैसे खाए। तो वह फिर कहने लगे, बहू यह रोटी बहुत कड़क है और सूखी सब्जी में कैसे खाऊं, अब तो मेरे दांत भी टूट गए हैं, एक आध ठे हैं जो हिल रहे हैं। अब तक राकेश भी घर पर आ गया था। उसने पापा की आवाज सुना और कमरे में गया तो देखा कि सच में बासी रोटी और सब्जी थी। तो वह कहने लगा, रुको अभी कुछ देता हूँ। यह कहकर वह किचन में गया और दूध निकाल कर जैसे ही वह अपने पिता के कमरे में जाने लगा तो अभी मीना आ गई और दूध चुराते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हो? तुम अपने पापा को दूध क्यों दे रहे हो? तुमको पता है ना कि तुम्हारे पापा को दूध नहीं पचता। यदि वह दूध खा लेते हैं तो पूरा दिन उनका पेट दुखता रहता है। 100 बार वह जाते हैं, तुम तो घर में होते नहीं। उन्हें बार बार उठाकर कौन लेकर जाए? मुझे मुसीबत पैदा मत करो, उन्हें जो दिया है शांति से खाने दो। यह कहकर वह अपने पति के हाथ से दूध छुड़ा लेती है और अच्छा दूध फिर से उसी में रख लेती है और थोड़ा सा दूध छोड़कर उसी में आधा पानी डाल देती है। आधा दूध और पानी ले जाकर ससुर को देती है। उनसे वह बासी रोटी शायद 2-3 दिन की पड़ी रही होगी, वह फेंकना भूल गई थी। उसी को वह दूध में डालकर खा लेते हैं। जब रोटी खाने लगते हैं तो रोटी में खट्टापन आ गया था, उसमें फफूंद लग गए थे। वह रोटी को सूंघ के ही पता चल रहा था, लेकिन भूख इतनी लगी थी और बहू कुछ देने वाली नहीं थी, इसीलिए वह दोनों सड़ी हुई रोटी को खा लेते हैं। रोटी खाने के बाद उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और रात होते होते काफी दर्द शुरू हो जाता है, उल्टियां भी आने लगती है। वह फफूंद वाली 2 रोटी उन्हें नहीं हजम होती, जिसकी वजह से उन्हें रात को काफी तकलीफ होने लगती है। वह बेटे बहू का दरवाजा ठोकते हैं तो बहू बाहर आने से मना कर देती है। वहीं पर बेटा आवाज देता है कि नींबू पानी किचन से बनाकर पी लो। अब बेचारे अंधे व्यक्ति घर की सारी लाइट बंद कैसे जाकर पी ले? वैसे भी लाइट जलती रहे या बंद रहे, उनकी आंखों में क्या असर पड़ने वाला है? उन्हें तो सारा संसार ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, काला दिखाई दे रहा था। वह दीवालों के सहारे हाथ सरकाते हुए किचन में गए कि नींबू पानी पी ले, तो वहीं पर एक कांच का जग रखा हुआ था जिसमें पानी भरा था। वह फ्रिज में से नींबू निकालकर तो लाए, लेकिन टेबल पर गिलास और पानी लेने लगे। हाथ सरकाते हुए पानी ढूंढ रहे थे तो उनका हाथ कांच के बर्तनों पर पड़ा, जो कि डाइनिंग टेबल पर ही सजाकर रखा गया था। हाथ पड़ते ही उसमें एक जग गिरा और उसके 2-3 बर्तन गिरकर नीचे फर्श पर फूट गए। मोहनलाल जी समझ गए थे कि अब तो मेरी खैर नहीं, लेकिन उनका पेट इतना दर्द हो रहा था, उनसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। वह वापिस वहां से बाथरूम की तरफ चलने लगे तो कांच के टुकड़ा भी उनके पैर में चुभ गया, खून बहने लगा। वह जोर से चिल्लाए, बेटा राकेश, पैर में भी लग गया, आ बाहर, मुझे बाथरूम तक लेके जा, मेरे पैर में कांच का टुकड़ा चुभ गया है, अब पैर कैसे उठाऊं, कहीं और चुभ जाएगा, मुझे बचा ले बेटा, मर जाऊंगा, बहुत तकलीफ हो रही है। यह आवाज सुनकर उनका पोता रिंकू भी उठ गया। वह बाहर आया तो दादाजी के पैर खून से लथपथ हो रहे थे। वह जोर से चिल्लाया, पापा मम्मी बाहर आओ, दादाजी के पैरों से खून बह रहा है, आप लोग इतने कैसे बेदर्द हो सकते हो? दादाजी गब से चिल्ला रहे, उनको दिखाई नहीं दे रहा और आप लोग हो कि बाहर नहीं निकल रहे हो। उनकी आवाज सुनकर दोनों माँ बाप और पिता बाहर निकले तो देखे सच में मोहनलाल जी के पैर से खून बह रहा था। राकेश आगे बढ़कर उनके पैर से कांच का टुकड़ा निकाला और उनका पैर पोंछा। मोहनलाल जी ने कहा, मुझे बाथरूम तक छोड़, बड़ी जोर से पेट में दर्द उठा है। मोहनलाल जी
वही खून से लथपथ पैर लिए बाथरूम तक चले गए और फिर जब बाहर आए तो उन्हें राकेश ने नींबू पानी और नमक दिया और फिर उन्हें पेट दर्द की दवा दी। उनके पैर में पट्टी बांधी। दूसरे दिन सुबह तक उन्हें थोड़ा आराम हुआ तो वह आज बिस्तर से उठ नहीं रहे थे। दूसरे दिन सुबह बहू तैयार होकर कहीं जा रही थी। अब तक उनका पोता रिंकू दादाजी के कमरे में गया और कहने लगा, दादाजी, मैं मम्मी और पापा के साथ शादी में जा रहा हूँ और वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा। तो रिंकू की बात सुनकर मोहन लाल जी ने कहा, फिर मम्मी को बुला बेटा, मेरे लिए कुछ खाना बनाकर रखी है कि नहीं? कल पूरा दिन बाथरूम जा जाके पेट खाली हो गया है, बहुत कमजोरी लग रही है, आज तो मुझसे उठा भी नहीं जाता। उन्होंने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया कि कहीं बहू चली जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा, कल तो मेरे पैर की ये हालत हो गई थी। बहू बेटा, कुछ बना कर जा रही हो क्या? मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, अभी से लाकर मेरे पास रख दो, मैं खा लूंगा। 2 बार आवाज देने पर मीना ससुर के कमरे में आई और कहने लगी, क्या बाबूजी, आपको जब देखो भूखी लगी है, अभी अभी तो मैं ब्यूटी पार्लर से आई हूँ और मैं वहीं से तैयार होकर शादी में जाना चाहती हूँ। मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है, हम तीनों लोग तो वहीं खाने वाले हैं। हाँ, किचन में थोड़ा सा ब्रेड रखा है और आप दूध थोड़ा निकाल कर पानी डाल लेना, ब्रेड दूध खा लेना, रात को आकर खाना बनाऊंगी। अभी किचन में कुछ बनाने गई तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बहू, मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी या दलिया बना दे, आज मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा और दूध तो बिल्कुल नहीं, मेरा पेट कल कितना खराब हो गया था। मेरे लिए कुछ हल्का बना दे, ब्रेड खाने से कहीं और पेट ना खराब हो जाए। लेकिन मीना ने कहा, अब मैं किचन में काम नहीं करूंगी, पसीने से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं इतना पैसा डालकर आई हूँ आपको किचन में खाना बनाकर खिलाने के लिए नहीं। यह कहकर वह राकेश के पास पहुंच गई। देखो, तुम्हारे पिताजी मुझे कितना परेशान करते हैं, मैं इतना अच्छा मेकअप करवाकर ब्यूटी पार्लर से आई हूँ और अब मैं जाकर किचन में पसीना बहाऊं, यह सब मुझसे नहीं होगा। राकेश ने कहा, तुम पहले ही पापा के लिए क्यों बनाकर नहीं गई थी? पार्लर जाने से पहले ही तुम उनके लिए थोड़ा पतली खिचड़ी बना देती तो क्या चला जाता। जाओ, नमक पानी और चावल हल्दी डालकर चढ़ा दो, सीटी कोई भी बंद कर देगा, गैस कोई भी बंद कर देगा, 1-2 सीटी में तो खिचड़ी पक जाएगी। लेकिन मीना ने कहा, मैं किचन में नहीं जाऊंगी, मेरा लहंगा खराब हो जाएगा, मेरा मेकअप खराब होगा, मैं आकर ही खाना बनाऊंगी। अब राकेश क्या करता, उसने कह दिया, पापा, सामने के ही एक मंदिर है, वहां पर आज भंडारा चालू है, आप वहीं चले जाना और वहीं से भंडारे में खाना खा लेना और हाँ, कुछ लेकर भी चले आना। मोहनलाल जी को यह कहकर राकेश और उसकी पत्नी बाहर निकल पड़े। यह सब रिंकू ने सुन लिया कि मेरे पापा और मम्मी आज दादाजी को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। दादाजी के पैर में चोट लगी है, वह कैसे जाएंगे भंडारे तक, वह बेचारा सोचता रह गया, लेकिन मम्मी पापा के सामने कुछ ना कर पाया। जाकर मीना आगे की सीट में बैठ गई, ड्राइविंग सीट पर राकेश भी बैठ गया। अब मीना कहने लगी, बेटा जल्दी आ, जाने को लेट हो रहा है। तो अंदर से रिंकू निकला और पीछे की सीट में बैठने के लिए उसने दरवाजा खोला और बंद कर दिया। फिर राकेश ने गाड़ी चला दी। दोनों रास्ते भर में बात करते हुए आगे बढ़ते गए। मीना कभी अपनी चूड़ियां देखती, कभी रंगूठी, कभी अपने चेहरे को शीशे में देखती। बस वह अपने आप को शीशे में देखती हुई राकेश से पूछती, राकेश, कैसी लग रही हूँ? सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? लहंगा अच्छा लग रहा है ना? चूड़ियां मैच कर रही है ना? मेरा मेकअप खराब तो नहीं हुआ? कहीं मेरी लिपस्टिक खराब तो नहीं हुई? राकेश अपनी पत्नी की तारीफ पर तारीफ करता मुस्कुराता हुआ ड्राइविंग करता गया। 1 घंटे के बाद वह उस स्थान पर पहुंच गया। राकेश उतरा और उसकी पत्नी भी। राकेश पीछे की सीट खोला और बोला, आ नीचे उतर जा। लेकिन जब उसने देखा कि बीच वाली सीट में तो उसका बेटा है ही नहीं, वह बिल्कुल डर सा गया। मीना, यह कहाँ चला गया? रिंकू तो सीट में है ही नहीं। अब मीना का झक्का खुला, उसका मेकअप से ध्यान हटा
तो वह घबराकर आई। अरे, बैठा तो था, आपके सामने ही दरवाजा बंद किया था, फिर कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। अब दोनों के होश उड़ गए थे। मीना की आंखों से आंसू बह बहकर झरने बन गए थे। कहाँ चला गया? अकेला कहाँ होगा? चलो जल्दी घर वापस चलो। जैसे ही राकेश ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की तो अभी तक वहां लड़की के पिताजी आ गए थे और वह कहने लगे, आइए आइए राकेश, आप लोग तो आए और चल दिए, ये क्या? नहीं नहीं, गाड़ी पार्किंग में लगा रहा हूँ। आखिर अब दरवाजे से वापस वह कैसे जाता? गाड़ी पार्किंग करके बिना मन से आंसू पोंछ कर मीना शादी में आ तो गई। लोगों से मिलने जुलने में उसका मन नहीं लग रहा था, उसका कलेजा धक धक कर रहा था। लेकिन अब वह आ गई थी तो ऐसे भाग भी नहीं सकती थी। अब उसका मेकअप पर नहीं, अपने बच्चे पर ध्यान था। उसका मेकअप इधर उधर पुत भी गया था रोने की वजह से। कोई पूछता कि बेटा को नहीं लाए, रिंकू क्यों नहीं आया? तो कभी वह कह देते आया है, यहीं पर कुछ खाने पीने की चीजों के पास होगा। और कभी कह देते घर पर कोई नहीं था, दादाजी का ध्यान रख रहा था। मैंने तो दादाजी को भी उसके आने को कहा, लेकिन वे दादा पोते दोनों ने कह दिया कि हम दोनों घर पर ही रहेंगे। तो कुछ लोग कहते शाबाश, बेटा हो तो तुम्हारे बेटा जैसे। लेकिन असलियत क्या थी, यह तो उन दोनों के दिल को पता था। लड़का और लड़की जब मंडप पर चले गए तो दोनों पति पत्नी मौका देखकर अपनी कार में बैठे और घर पहुंच गए। घर में ताला बंद था। यह देखकर उनका दिल सन्नाटे में आ गया। फिर उन्हें याद आया कि पापा को तो यही मंदिर में भंडारा खाने के लिए बोलकर गया था। वह जरूर भंडारा खाने ही गए होंगे। दोनों पति पत्नी जल्दी से कार में बैठे और फिर पहुंच गए मंदिर के पास। बाहर कार को खड़ी कर वह जब मंदिर के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उन दोनों का हृदय कांप गया। रिंकू अपने दादाजी का हाथ पकड़कर लाइन में खड़ा था। दादाजी के पैरों पर चोट लगी थी, पट्टी बंधी थी। वह एड़ियों के सहारे एक पैर को खड़े किए थे, एक पैर में खड़े होकर छड़ी पकड़े हुए थे। यह हालात देखकर बड़ा ही दर्दनाक था। भीड़ में वह आगे जाते हुए जैसे ही भंडारे के पास पहुंचे तो जोर से उन्हें भूख लग रही थी। खाने की खुशबू आने लगी तो वह कहने लगे, बेटा पहले मुझे अंधे को दे दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, जल्दी से मुझे खाना दे दो, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। इधर रिंकू भी कह रहा था, अंकल मेरे दादाजी को पहले दे दो, मेरे दादाजी का पैर दुख रहा है, उनसे खड़ा नहीं रहा जाता। यह सुनकर वहां भंडारे वाले एक व्यक्ति ने कहा, लाइन में खड़े रहो, आपसे पहले ही कुछ लोग हैं, भीड़ भाड़ में गिरने लगेंगे सब, खड़े रहो, नंबर आएगा तो सबको मिलेगा। यह सुनकर मोहनलाल जी से अब खड़ा नहीं रह गया। आगे के दो चार लोगों को छोड़कर वह लाइन तोड़कर भंडारे वाले खाने के पास पहुंचने लगे। रिंकू भी हाथ पकड़कर उनके पीछे ही था, लेकिन आगे पीछे के लोगों ने बैलेंस बिगाड़ दिया और इधर उधर धक्का मुक्की होने लगे। एक तो मोहनलाल जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दूसरे उनके पैर में चोट थी, एक पैर के सहारे चल रहे थे, दूसरा पैर एड़ियों से जमीन पर रोपते थे, जिसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा और वह जमीन पर गिर गए। उनके ऊपर कई लोग पैर रखकर इधर उधर निकल गए। वह काफी चोटिल हो गए, उनके सिर में भी चोट आ गई थी। जब भीड़ कम हुई, लोग इधर उधर हो गए, तो बेचारा मासूम सा बच्चा रिंकू अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने दादाजी को उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राकेश और राकेश की पत्नी दूर खड़े यह माहौल देखकर भी नहीं वहां पहुंचे, क्योंकि वह दोनों इतना महंगा महंगा कपड़ा और मेकअप पहने थे, कार से उतरे थे। लोग उन्हें देखते कि अंधे और लंगड़े पिता को भीख मांगने के लिए यहाँ भंडारे के पास लाइन में लगा हुआ छोड़कर यह दोनों कैसे मौज कर रहे हैं। शर्म के मारे उनसे पास तक जाया नहीं गया। वहीं खड़े खड़े दोनों शर्म से पानी पानी हो रहे थे। तभी वहीं मोहल्ले के एक अंकल उन्हें दिख गए। वह देखते ही रिंकू और रिंकू के दादाजी को पहचान लिए। उन्होंने कहा, अरे बेटा रिंकू, यहाँ दादाजी को लेकर क्यों आया है? एक तो तेरे दादाजी के पैर में चोट लगी है और दूसरे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वह मोहनलाल जी को उठाए और एक साइड में ले गए। वहीं पर वह कहने लगे, बेटा
तुझे यहाँ दादाजी को लेकर नहीं आना चाहिए था। तो रिंकू, मासूम बच्चे जो कभी झूठ नहीं बोलते, वह कहने लगा, अंकल, मेरे पापा और मम्मी एक शादी में गए हैं। खाना घर पे नहीं बना था। दादाजी को बहुत भूख लगी थी और पापा मम्मी कहकर गए थे कि पास वाले भंडारे में चले जाना, वहीं से खाना खा लेना। इसीलिए मैं अपने दादा दादी को यह मंदिर में भंडारा खाने के लिए लेकर आ गया। यह सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा मम्मी को खाना बनाकर जाना चाहिए था, दोनों को साथ नहीं जाना चाहिए। किसी एक को दादाजी का ध्यान रखने के लिए घर में रहना चाहिए था। तो रिंकू ने कहा, इसीलिए तो मैं नहीं गया, दादाजी का ध्यान रखने के लिए घर पर हूँ। यह सुनकर वह अंकल रिंकू के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना, एक दिन दुनिया में तेरा नाम होगा। बहुत समझदार बच्चा है। रिंकू ने कहा, हाँ अंकल, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मंदिर के पास ही एक बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, क्योंकि जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपनी पत्नी के साथ किसी प्रोग्राम में जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा को इस तरह से दूर नहीं आना पड़ेगा। मंदिर के पास रहेगा तो वह भंडारे में पहले ही चले जाएंगे और आगे नंबर पर लाइन में खड़े होकर खाना ले लेंगे। यह सुनकर तो राकेश और मीना की आंखें फटी रह गई। फिर रिंकू ने कहा, अंकल, मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ ना, इसीलिए उन्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर तो वह अंकल भी बेटे की तरफ देखते ही रह गए और अब तक मीना और राकेश की जमीर जाग चुका था। वह जल्दी से दौड़कर अपने बेटे के पास गए और बोले, बेटा, यह तू क्या कह रहा है? उन्हें देखकर रिंकू कहने लगा, पापा मम्मी, आप लोग आ गए, देखो दादाजी की क्या हालत हो रही है, दादाजी के सिर से भी खून बह रहा है, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। तो राकेश ने कहा, हाँ बेटा, हम इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। यह कहकर उन्हें कार में बिठाए और वह पड़ोस वाले अंकल को धन्यवाद दिए और जल्दी से कार में बिठाकर तीनों हॉस्पिटल लेकर चले गए। रास्ते भर रिंकू पूछता रहा, दादाजी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैं आपको लाइन में नहीं खड़ा करता, मैं खड़ा हो जाता तो ठीक रहता। लेकिन अभी मोहन लाल जी बेहोशी की अवस्था में थे। एक तो सुबह से कुछ खाए नहीं थे, दूसरे उनके पैर का दर्द, सिर में भी चोट लग गई थी, पूरे शरीर में भी दर्द हो रहा था, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, उन्हें दर्द की दवाइयां दी और उनसे पूछा कि सुबह से कुछ खाए हो तो यह गोलियां खिला दो। लेकिन मोहन लाल जी तो सुबह से कुछ खाए नहीं थे। यह रिंकू ने बताया, अभी दादाजी को प्रसाद नहीं मिला था पापा, इसीलिए दादाजी भंडारे में भी कुछ नहीं खाए। यह सुनकर राकेश बाहर गया और अपने पिताजी के लिए कुछ फल खरीद कर लाया। पत्नी से बोला, यह फल काटकर जल्दी से पापा को दो, मैं होटल से कुछ खाना लेकर आता हूँ। यह कहकर राकेश गया और अपने पिता के लिए खाना पैक करवा कर लाया। मोहन लाल जी को अपने हाथों से बैठकर खाना खिलाया। अब तक वह पड़ोस वाले अंकल जो यह हालात देखे थे, राकेश को फोन कर दिए और पूछे, अब कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? राकेश ने बताया, अब ठीक हैं, बैठे हुए हैं, खाना खिला रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं उसी हॉस्पिटल की तरफ आया था, इसीलिए मिलने आ रहा हूँ। वह पड़ोस वाले अंकल भी पहुंच गए। उनको वह बच्चे का शब्द भूल नहीं रहा था, इसीलिए वह कहे, राकेश, तुमसे एक बात कहूँ, तुम लोग जिस तरह से अपने पिता को अनदेखा करते हो और तुम्हारा यह नन्हा सा पोता, इसकी बात तो देखो, आज इसकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। यह कैसी बातें कर रहा, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम लोगों के लिए ऐसा ही सोचकर रखा है। राकेश अब बहुत शर्मिंदा हो गया था। उसने कहा, अंकल, मेरी आंखें खुल गई है। वही मंदिर में ही अपने बेटे की बात सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। अब मैं अपने पिताजी को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अब तक मीना भी आ गई और कहने लगी, पापा जी, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बहू नहीं, बेटी बनकर आपकी सेवा करूंगी। मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हम जल्दी ही आपकी आंखों का ऑपरेशन भी करवाएंगे और आपको ठीक करेंगे।
आपको अब यह तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा। उस दिन तो हॉस्पिटल से सब परिवार सहित घर आ गए, लेकिन घर आते ही राकेश ने कहा कि मैंने अपने पापा के साथ बहुत गलत किया है। अब मुझे जल्दी से पापा की आंखों का ऑपरेशन करवाना होगा ताकि वह अपनी आंखों से दुनिया को देख सके और खुद चल फिर कर अपना काम कर सके। पापा की आंखें होती तो आज इतना तकलीफ नहीं होता। अब मीना को भी समझ में आ गया था कि मैं जैसा करूंगी वैसा मुझे भी मिलेगा। मेरा भी बुढ़ापा मुझे इंतजार कर रहा है। इसी तरह से मेरा बेटा जो सब कुछ देख रहा है, कल के लिए वह भी तैयारी बनाकर रखा है। वह अपने भविष्य को सोचकर कांप गई और कहने लगी, हाँ राकेश, जल्दी से पापा की आंखों का ऑपरेशन करवाओ। जाकर देखो पापा के पेंशन के पैसे कितने हो गए हैं। काफी समय से तो हम लोगों ने नहीं निकाला। तुमने कहा था कि पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी बड़े काम में आएगा, इसीलिए अब जाकर देखो। राकेश गया और पता किया तो अब तक मोहनलाल जी के खाता पर 3.5 लाख रुपए हो गए थे। उनके ऑपरेशन के लिए तो यही पैसे काफी थे। बेटे बहू को तो कुछ अपना लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने 3 लाख रुपए तक की व्यवस्था करने को कहा था। जल्दी से वह पैसे निकाल कर हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और मोहनलाल जी की आंखों का ऑपरेशन करवाया। कुछ ही दिनों के बाद मोहनलाल जी की आंखों का ऑपरेशन हो गया और फिर कुछ और दिन बीता कि उनकी आंखों की पट्टी खुली। अंधेरे में एक दिन डॉक्टर ने धीरे धीरे उनकी आंखों की पट्टी खोली और उनसे पूछा कि धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना। उसके बाद पहली बार तुम क्या देखना चाहोगे? मोहनलाल जी ने कहा, आंखें खुलते ही मैं अपने पोते रिंकू को देखना चाहूंगा। अंधेरे में ही मोहनलाल जी के पोते को खड़ा कर दिया। हल्की हल्की सी रोशनी थी। मोहनलाल जी ने धीरे धीरे आंखें खोली तो उनका पोता रिंकू खड़ा था। वह उसे देखकर खुशी से उछल पड़े। आज सालों बाद उन्हें उनका पोता दिखाई दिया था। दौड़कर रिंकू अपने दादाजी के पास बेड में पहुंच गया। ओ दादाजी, आप मुझे देख पा रहे हो? अब हम दोनों खूब खेलेंगे पहले की तरह। हम दोनों पार्क में घूमने जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। मोहनलाल जी आज बहुत खुश थे। वह अपने बेटे और बहू को लाखों दुआएं देते रह गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने फिर से मुझे आंखें दिला दी। मैं अपने पोते को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। वह बहुत प्रसन्न थे, लाखों दुआएं दे रहे थे। आखिरकार हुआ सब उनके पैसे से ही था, लेकिन फिर भी वह अपने बहू और बेटे का आभार व्यक्त करते हुए नहीं थकते थे। अब मोहनलाल जी हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। वह आराम कर रहे थे। आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए उन्हें कड़क चीजें खाने से मना था कुछ दिनों तक। नरम नरम खिचड़ी सूप जो कि वह पीकर खाए, चबा ना सके, इसीलिए बहू उनकी खूब सेवा करती। उन्हें दोनों टाइम पतली खिचड़ी, दलिया और दूध सूप बनाकर देती। मोहनलाल जी अच्छे से खाते और वहीं पर उनका पोता रिंकू खेलता रहता। जब वह स्कूल ट्यूशन से आता तो दादाजी के पास ही रहता। अब आते जाते राकेश भी अपने पिताजी के पास आता और उनसे पूछता कि अब सब कुछ ठीक है ना? आप जो कहेंगे वही होगा, बस आप कभी उदास मत होना। रिंकू से भी पूछा, बेटा अब तो तू ठीक है ना? अब तेरे दादाजी ठीक हो गए हैं ना? तू खुश तो है ना? अब बता बेटा, अभी भी तू मंदिर के पास ही अपना घर बनाएगा? हंसते हुए दोनों पति पत्नी ने कहा। तो रिंकू ने कहा, नहीं नहीं, अब मैं मंदिर के पास घर नहीं बनाऊंगा। अब आप लोगों को यदि कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास अच्छे से ले जाकर दवा करवा दूंगा और फिर आप लोगों के साथ ही घर में रहूंगा। मेरी पत्नी भी आप लोगों को इसी तरह से खाना बना बनाकर खिलाएगी, जिस तरह से मेरी मम्मी दादाजी को बनाकर खिलाती है। दोनों राकेश और मीना एक दूसरे की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े और अपने बेटे रिंकू को उठाकर गले से लगा लिए। अब वह एक सुखी परिवार बन चुका था। मोहनलाल जी अब उस घर में सिर्फ अपने पोते, बेटे, बहू को लाखों दुआएं देते और भगवान का नाम लेते हुए अपना जीवन का गुजारा कर रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस जिंदगी के सफर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।